इस वीडियो में हम कक्षा 10 की आने वाली हिंदी की परीक्षा के लिए व्याकरण के सभी विषयों का रिवीजन करेंगे। पहला विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य रूपांतरण करते समय क्रिया के साथ के कारण पढ़कर जाने पर होते ही आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बन गया। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 स्वतंत्र वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा आदि योजकों का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। मां बाजार गई और फल लाई। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि 2 वाक्यों को किंतु, इसलिए और योजकों के द्वारा जोड़ा गया है। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए चूंकि, इसलिए, कि, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जो वो, जिधर उधर, अगर यदि तो, यद्यपि तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। चूंकि मैं आज बीमार हूं इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। यदि तुमने मन लगाकर पढ़ाई की होती तो यह दिन न देखना पड़ता। यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है तथापि मैं पढ़ता रहता हूं। किसी भी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि 2 अलग अलग वाक्यों का सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्यों में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। पहला उदाहरण है, सीमा बीमार थी, वह स्कूल नहीं आई। इन दोनों वाक्यों का सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्यों में रूपांतरण इस प्रकार से होगा। सरल, सीमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। संयुक्त, सीमा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। मिश्र वाक्य, सीमा स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। अगला उदाहरण है, धूप निकली, बच्चे खेलने लगे। इसका सरल वाक्य है, धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। संयुक्त वाक्य, धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। मिश्र वाक्य, जैसे ही धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे। रचना के आधार पर वाक्य भेदों की पहचान के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इससे आपको इस विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। जैसे रचना के आधार पर वाक्यों के 3 मुख्य भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में उसके प्रत्येक वाक्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में उसके उपवाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वाक्य का रूप परिवर्तित करते समय उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगला विषय है पदबंध। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक वाक्यांश बनाते हैं तथा वह एक ही पद की तरह काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे, बालक पलंग से गिर पड़ा, बेटे ने मेरे लिए घड़ी भेजी है। यहाँ बालक और बेटा शब्द एक ही पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब इन वाक्यों को देखिए। कमरे में सोता हुआ बालक पलंग से गिर पड़ा। मेरे अमेरिका वाले बेटे ने मेरे लिए घड़ी भेजी है। इन दोनों उदाहरणों में बालक तथा बेटे पद कमरे में सोता हुआ और मेरे अमेरिका वाले अन्य पदों के साथ मिलकर एक वाक्यांश का निर्माण कर रहे हैं। अब ये दोनों वाक्यांश एक ही पद की तरह कार्य कर रहे हैं, अतः ये वाक्यांश पदबंध कहलाएंगे। पदबंध के भेद।
पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे मेरे बचपन का साथी हर्ष इंजीनियर बन गया, विदेश में रहने वाला मोहन कल आएगा, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। वाक्यांश के अंतिम पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण होता है। इन सभी वाक्यों में वाक्यांश का अंतिम पद हर्ष, मोहन, व्यक्ति ये सभी संज्ञा पद हैं और बाकी पद इन पर आश्रित हैं, इसलिए ये सभी संज्ञा पदबंध के उदाहरण कहलाएंगे। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जब कई पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे शेर के समान दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तकदीर का मारा मैं कहां आ पहुंचा। इन सभी उदाहरणों में रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद तुम, कोई, मैं ये सभी सर्वनाम हैं, अतः ये सभी सर्वनाम पदबंध के उदाहरण कहलाएंगे। पदबंध का अगला भेद है विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे ततारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था, लकड़ी के सहारे चलता हुआ वृद्ध गिर पड़ा, प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को बंद करना चाहिए। इन सभी उदाहरणों में रेखांकित वाक्यांश जैसे सुंदर और शक्तिशाली, लकड़ी के सहारे चलता हुआ, प्रदूषण पैदा करने वाले ये सभी वाक्यों में आए युवक, वृद्ध तथा वाहन आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये सभी विशेषण पदबंध हैं। अगला भेद है क्रिया पदबंध। जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करें तो उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है तथा उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई बनाती हैं। उदाहरण देखते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा है, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, हरिहर काका को सब सुनाई दे रहा था। इन सभी उदाहरणों में रेखांकित वाक्यांश वाक्य के अंत में आए हैं तथा पढ़ना, खेलना, सुनाई देना ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं और अन्य क्रियाएं इनके साथ मिलकर एक इकाई बना रही हैं, अतः ये सभी क्रिया पदबंध हैं। पदबंध का अंतिम भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहा जाता है। यह क्रिया से पहले आते हैं तथा क्रिया कब, कैसे, कितनी और कहाँ हुई इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। घर के सामने की ओर पेड़ लगे हैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है, उसने देर रात तक पढ़ाई की, गीता ने अपने सभी कार्य जल्दी जल्दी समाप्त कर लिए। इन वाक्यों में सभी रेखांकित वाक्यांश जैसे सामने की ओर, धीरे धीरे, देर रात तक, जल्दी जल्दी ये सभी क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। पदबंध की पहचान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पदबंधों में कभी कभी ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और सही भेद का चयन करने में त्रुटि की संभावना रहती है। इस तरह के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बंगले के पीछे पेड़ गिर गया, बंगले के पीछे लगा हुआ पेड़ गिर गया। इन दोनों वाक्यों में संबंधबोधक अव्यय के पीछे का प्रयोग हुआ है, पर पहले वाक्य में यह गिरना क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। दूसरे वाक्य में पूरा वाक्यांश पेड़ की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ यह विशेषण पदबंध है, न कि क्रिया विशेषण पदबंध। अगले उदाहरण है, अखबार बेचने वाला लड़का आज नहीं आया, अखबार बेचने वाला आज नहीं आया। इन दोनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि अखबार बेचने वाला वाक्यांश रेखांकित है, पर पहले वाक्य में यह संज्ञा यानी लड़के की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण पदबंध है। दूसरे उदाहरण में अखबार बेचने वाला वाक्यांश के बाद किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यह पूरा वाक्यांश संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। पदबंधों के भेदों का चयन करते समय हमें अंतिम पदों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे इन वाक्यों को देखिए, बच्चा धीरे धीरे चलता है। दोनों वाक्य समान हैं। पहले वाक्य में धीरे धीरे पद रेखांकित है और यह चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। दूसरे वाक्य में क्रिया विशेषण पद के साथ
चलता है क्रिया भी रेखांकित है। अतः अंतिम पद क्रिया होने के कारण यह क्रियापद बंध होगा, न कि क्रिया विशेषण पद बंध। इस प्रकार रेखांकित वाक्यांशों के अंतिम पद तथा वाक्य के अर्थ को समझते हुए भेदों का चयन करना चाहिए, ताकि गलती होने की कोई संभावना न रहे। व्याकरण खंड का अगला विषय है समास। दो शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहले पद में अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, बे आदि उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, निसंदेह, संदेह के बिना, आजन्म, जन्म भर। इसके कुछ उदाहरणों में संज्ञा की पुनरुक्ति भी देखने को मिलती है, जैसे घड़ी घड़ी, हर घड़ी, रातों रात, रात ही रात में। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें को, से, द्वारा, के लिए, में, से, क, पर आदि कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। मतदाता, मत को देने वाला, नीति निपुण, नीति में निपुण, भारत रत्न, भारत का रत्न, धनहीन, धन से हीन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि को, में, क, से, पर, के लिए आदि कारक विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इन पदों के बीच में विशेष्य, विशेषण, उपमान या उपमेय का भाव होता है। इसमें किसी एक पद की विशेषता बताई जाती है या फिर उसकी तुलना की जाती है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। यहाँ पहले दो उदाहरणों में काली तथा नील विशेषण द्वारा मिर्च और कमल की विशेषता बताई जा रही है तथा अगले दो उदाहरणों में तुलना का भाव है। समास का चौथा भेद है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। समास का पांचवा भेद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गुण दोष, गुण और दोष, छल कपट, छल और कपट, नर नारी, नर और नारी, देश विदेश, देश और विदेश, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। समास का अगला भेद है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। विग्रह करने पर इस समास में वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, महावीर, महान है जो वीर, हनुमान। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि पूर्व और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे या अन्य पद अर्थात शिव, गणेश, रावण, कृष्ण, विष्णु तथा हनुमान की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कर्मधारय, बहुब्रीहि तथा द्विगु समास तीनों में देखने को मिलता है। इनके अंतर को समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पहले विग्रह के अनुसार ये कर्मधारय समास है क्योंकि नील विशेषण है तथा कंठ विशेष्य का कार्य कर रहा है। दूसरा विग्रह है नीला है कंठ जिसका। इसमें दोनों पद अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ अर्थात शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह बहुब्रीहि समास है। अब द्विगु और बहुब्रीहि समास के अंतर को समझते हैं। इसका उदाहरण है चतुर्भुज। पहले विग्रह में 4 भुजाओं का समूह, यहाँ पहला पद संख्यावाची है और एक समूह का बोध करवा रहा है, अतः यह द्विगु समास है।
दूसरा विग्रह है, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। यहाँ पर दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ अर्थात विष्णु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह बहुब्री समास है। व्याकरण खंड के अंतर्गत आने वाला चौथा विषय है मुहावरे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरे को अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। ये भाषा को रोचक एवं प्रभावी बनाते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि मुहावरे विशेष अर्थ कैसे देते हैं। पहला मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ किसी की आंखों में धूल डालना नहीं है। इसका विशेष अर्थ होता है धोखा देना, और वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गए, अर्थात धोखा देकर भाग गए। दूसरा मुहावरा है, काठ का उल्लू। इसका अर्थ यह नहीं कि एक लकड़ी का उल्लू बना दिया गया है, बल्कि इसका अर्थ होता है महामूर्ख, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, महेश तो पूरा काठ का उल्लू है, उसे कुछ नहीं आता, अर्थात महेश को महामूर्ख कहा गया है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में आए कुछ मुहावरों के उदाहरण देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना, अनपढ़ शाम की सरकारी नौकरी लग गई, इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। हाथ पांव फूल जाना, परेशानी देखकर घबरा जाना। नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर मनोज के हाथ पांव फूल गए। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, तुम अपने पिता की गाड़ी कमाई जुए में क्यों उड़ा रहे हो। प्राण सूखना, डर लगना, अचानक डाकुओं को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए। दबे पांव आना, चोरी चोरी आना, चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। आड़े हाथों लेना, कठोरतापूर्व व्यवहार करना। रोहित ने जब गृह कार्य नहीं किया तो अध्यापक ने उसे आड़े हाथों लिया। इस तरह आप भी व्याकरण खंड के अंतर्गत आने वाले इन चारों विषयों से संबंधित नियमों को ध्यान में रखकर अभ्यास कीजिए। आप निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।